जानकी करते हो। हम्म। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बस एक दो मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़े से और बच्चों का वेट करते हैं, किसी ने ज्वाइन करना है तो फिर इनफ, नहीं तो हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट दो तीन मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह बच्चों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वासलाम बच्चे, बस थोड़ा सा हम वेट करें, अब स्टार्ट करने लगे, सिर्फ 1 मिनट में स्टार्ट जी कर। सर। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यस्टरडे हमारा पहली क्लास थी, हमने बेसिकली आयरस को थोड़ा सा पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह को पढ़ा था। आज हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन से आगे मूव करते हैं। जस्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने इनकम टैक्स से, जैसे ये आप सबके एफबीआर की साइट खोली है, एफबीआर के बाद मैं इनकम टैक्स पे आया हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बच्चों। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पर जितनी भी, अच्छा जिस किसी को मेरी आवाज़ का कोई इशू हो तो बच्चों प्लीज़ कम्युनिकेट करिएगा ताकि मैं रिपीट कर सकूं। अगेन किसी का क्वेश्चंस हो, बेशक क्लास में पूछें। आप क्लास में हैं, क्लास में पूछें, मतलब इट्स फेयर इनफ कि हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अगर क्लास बच्चों एंड हो जाए तो आपने ये नहीं समझना कि मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ लिया करें, ग्रुप के बच्चे भी उसका जवाब दे सकते हैं। मैं अगर किसी ग्रुप के बच्चे का जवाब ठीक होगा तो मैं थम्स अप बना दूंगा, अगर नहीं ठीक होगा तो मैं अपनी नॉलेज उसके ऊपर दे दूंगा। तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा पर्पस सिर्फ क्लास शेयरिंग का नहीं है बल्कि नॉलेज शेयरिंग का भी है। तो खैर आगे चलते हैं बच्चों। मैंने ये लॉगिन किया बच्चों यहाँ पर अपना, जैसे मैंने लॉगिन, मैं सॉरी मैं यहाँ से दोबारा चलता हूँ कि मैं एफबीआई की साइट पे जाऊंगा, यहाँ पर इनकम टैक्स पे क्लिक करूंगा या आईआरएस पे क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। यहाँ मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डालता हूँ लॉगिन पासवर्ड, मेरे पास ये सेव हुआ है। क्योंकि मेरे पास सेव हुआ है तो मैं जैसे सेव पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया बच्चों। अब इसके बाद हम मल्टीपल टैब्स हैं यहाँ पर, उस पर डिस्कशन हो रही थी। इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीट टास्क पे हम ऑलरेडी कर चुके थे। हम मजीद आगे चलते हैं, थोड़ा रजिस्ट्रेशन टैब में मजीद क्या चीज़ें आ रही हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखें बच्चों, जितना भी इनकम टैक्स या हमारा कोर्स होगा या इसके अलावा भी जो बेतहाशा चीजें हैं, उसमें जिसे कहो कि राइट चीज आइडेंटिफाई कैसे होती है। मतलब एक तो आपको पूरा इस आयरस को समझना चाहिए और अपार्ट फ्रॉम इट आपको कानून भी आना चाहिए। अब काफी चीजें ऐसी हैं जिसपे मैं पूरे कोर्स में डिस्कस शायद ना कर सकूं। इवन मैं अगर 4 महीनों का कोर्स है उसमें भी शायद डिस्कस नहीं कर सकता। और इवन आफ्टर जिसे करो साल 1.5 साल भी हो जाए मैं पढ़ाता रहूं तो शायद कुछ चीजें रह जाएं। तो वो बेसिक जो चीजें रह जाती हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों की सेल्फ इनपुट जरूर चाहिए होता है, सो दैट कि हम इसको कंप्लीट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मामले में, आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ग्रुप में हम अवेलेबल होते हैं हर वक्त। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने कल मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन की हमने स्टार्ट की थी। अब गौर से बच्चों, मैं मॉडिफिकेशन ऑफ इनपुट पे मैंने जैसे क्लिक किया, 181 का फॉर्म फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, जिसे जैसे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, 181 फॉर्म फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अगेन मैं 2024 पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो उस टाइम मुझे एरर दे दिया, द सेम डॉक्यूमेंट इनिशिएटेड बाय यू इज अवेलेबल इन द ड्राफ्ट फोल्डर। जैसे मैंने बताया था कि कोई चीज पे मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो वो मेरे ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। अब मैं अपने ड्राफ्ट आप सबके सामने खोलता हूँ बच्चों। जैसे ये ड्राफ्ट है, मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टैब आ गया। इस रजिस्ट्रेशन के टैब पे ये वो चीज़ है जो मैंने कल स्टार्ट की थी आप सबके सामने। तो ये देखो यहाँ पे डेट भी आ रही है 10 जून 2024। इसी को मैं एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा बच्चों। जैसे मैंने एडिट की ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये वही पेज है जो कल हमने खोला था, फॉर द पर्पज ऑफ चेंज इन आइडिया, चेंज इन मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर। फिर आगे मैंने प्रॉपर्टी में एडिशन की थी, जैसे आप सबको याद होगा कि मैंने एक प्रॉपर्टी को ऐड की थी तो वो ऐड मैंने कर दी। इसके बाद मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, इस यहाँ तक हमने कल किया था, इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि एक बंदा जो कि रजिस्टर्ड होता है एज ए कंपनी एफबीआर में, ठीक है, एक कंपनी रजिस्टर होती है। अब उसका क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होगी, SECP, वहां पर रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर होने के बाद ऑटोमेटिकली अब एफबीआर वाले उसको लॉगिन पासवर्ड शेयर कर देते हैं, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल होती है उस पर शेयर हो जाता है जब कंपनी रजिस्टर होती है। जबकि अगर पहले क्या होता था, अगर हम उसका डिस्कस करें तो पहले
SECP जो है, जो कि कंपनी का रेगुलेटर्स है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का रेगुलेटर, कंपनी रजिस्ट्रेशन का एक तरह से रेगुलेटर कह सकते हो, या एक बॉडी है जो कंपनी रजिस्टर किया करती है, वो पहले इंटीग्रेट नहीं थी विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब एसईसीपी रेगु अब इंटीग्रेट हुई हुई है एसईसीपी विद एफबीआर। तो चूंकि इंटीग्रेट हुआ हुआ है, तो इसीलिए अब मैं कंपनी रजिस्टर करूंगा एसईसीपी में, तो ऑटोमेटिकली मेरी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में भी हो जाती है। पहले ये नहीं होता था। पहले मुझे सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो लीज एग्रीमेंट है, जहां पर मेरा ऑफिस होगा, फिर पार्टनर्स के आईडी कार्ड, फिर ईमेल और मोबाइल नंबर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मैं सारा लेके जाया करता था एफबीआर। और मैं उनको डॉक्यूमेंट्स देता था, और सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी, और क्या कहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आता था, यानी कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज। तो एफबीआर मुझे एज ए कंपनी रजिस्टर कर देता था, पहले ये हुआ करता था। अब चूंकि इंटीग्रेशन हुई हुई है एसईसीपी की विद एफबीआर, तो टेक्निकली जैसे ही मैं कंपनी रजिस्टर करता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन अब ये है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब सिर्फ कंपनीज तो नहीं होती यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पर आपने सुना होगा पार्टनरशिप फर्म्स भी सुना होगा, यहाँ पर आपने सुना होगा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनजीओज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कह लो कि आपने कुछ सुना होगा स्कूल्स जो कि रजिस्टर होते हैं हायर एजुकेशन कमीशन से। आपने सुना होगा इंजीनियरिंग फर्म जो कि रजिस्टर होती है क्या कहते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। जैसे कि हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर होता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। तो मल्टीपल इदारों का रेगुलेटर डिफरेंट होते हैं। तो जो जहां से भी रजिस्टर हुआ हुआ होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स टिल एफबीआर लेके जाएगा, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा एफबीआर, और एफबीआर उसको डॉक्यूमेंट्स देख के वहां पर उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया करता है। अहम बात इसमें यह है कि ये तो तरीका है नॉर्मल। अब एक वर्ड जहां पर आप लोगों ने सुना होगा, सोल प्रोप्राइटर। जो सोल प्रोप्राइटर हुआ करता है बच्चों, अहम बात गौर से सुनिएगा, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका रेगुलेटर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद होता है। मतलब मैंने अगर सोल प्रोप्राइटर जो रजिस्टर करना है, तो एफबीआर में मैं खुद उसको रजिस्टर करूंगा एज ए, जिसे कुछ लोग कहते हैं बिजनेस इंडिविजुअल। तो जो बिजनेसमैन या बिजनेस इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल खुद बिजनेस कर रहा होता है, तो वो मैं एफबीआर में उसकी रजिस्ट्रेशन करता हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करता हूँ? जैसे मैंने अपने अपने आप को रजिस्टर किया, उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं ये फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसको खोलूंगा बच्चों। यहाँ पर आ रहा है बिजनेस। इस बिजनेस में मैंने क्लिक किया बच्चों। यहाँ पर देखो, अभी कोई बिजनेस यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा। जब मेरा यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि मैंने अपना यहाँ पर अपना बिजनेस रजिस्टर करना है। तो बिजनेस के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस की ऑप्शन आ रही है, गौर से देखो बच्चों। इस प्लस की ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा। अब उसने मुझे बता दिया कि आपका बिजनेस नेम क्या है, मैं किस नाम से बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे SY के लीगल लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC कंसल्टिंग। कोई भी मैं नाम रखना चाहूँ, यहाँ पे नाम रख के जो भी मैंने करना है। अब याद रखो, ये सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर हो रहा है, मींस बिजनेस इंडिविजुअल। मतलब शहरियार खान जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, शहरियार खान का बिजनेस क्या है। अब जरूरी नहीं है कि मैं मेरी कंपनी रजिस्टर हो। सॉरी बच्चों, शायद आवाज कट गई हो बीच में। जरूरी नहीं है। आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों मेरी? जी आ जी रही जी, आ रही है। अच्छा। अब यहाँ पर मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, वो बाहर से होगा, वो डायरेक्टली हो जाएगा एसईसीपी से। मैं पार्टनरशिप फर्म, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मैं किसी और इदारे की बात नहीं कर रहा। मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ, और से बचो। अब ये सोल प्रोप्राइटर की मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, शरियार खान का बिजनेस में रजिस्टर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेट्स से कि शरियार खान ने कहा कि मैं ABC कंसल्टिंग के नाम से बिजनेस करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्विजिशन डेट। कोशिश ये करिएगा कि जिस दिन आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसी दिन, उस जिस दिन पिछले दिनों की मेंशन नहीं करना, कोशिश ये करिएगा।
एक बंदा जो कि 10 साल से कारोबार कर रहा है और अब अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहा है एफबीआर में, तो आज की डेट से करना ज्यादा मुनासिब है। क्यों? क्योंकि 10 साल जो पिछला रिकॉर्ड है वो कहाँ वो फंसता रहेगा उसके अंदर। मतलब वो उसका ऑडिट सेपरेट होगा। उसने एक तरह से एफबीआर की आंखों में मिट्टी झोंकी हुई थी, जिसकी वजह से एफबीआर को पता ही नहीं चला कि वो कारोबार कर रहा है। तो कोशिश ये करना है आज के दिन से स्टार्ट करिएगा। जैसे कि मैंने इधर 11 लिख लिया। कैपेसिटी, मतलब मैं इस बिजनेस का कारोबार ऑनर मालिक हूँ या फ्रेंचाइजी हूँ या ऑक्यूपेंट हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन करना है। तो यूजली तौर पर मैं बिजनेस का मालिक ही होऊंगा। मैंने ओनर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बेनामी लेसी टेनेंट फ्रेंचाइजी तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है। तो ओनर मैंने लिख दिया। अब इधर इसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, प्लस की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अहम जरा गौर से देखिएगा। मैंने ये बताया कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। मैंने ये बताया कि इस पे सेल्स टैक्स लगेगा या एफईडी, दोनों में से एक लगेगा। दोनों भी क्लिक कर सकता हूं। अगर एफईडी लगता है तो एफईडी लिख दूंगा, सेल्स टैक्स लगता है तो सेल्स टैक्स लिख दूंगा। एक मिनट बच्चों। अच्छा, यहां पर आगे आ रहा है बच्चों सेक्शन। अब मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूं। बताने का मकसद क्या है कि मैं किस तरह का एबीसी कंसल्टिंग जो है वो काम क्या कर रही है। अब यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। मैं देखता जाऊंगा। इसमें कोई बनता है फेयर इनफ, कोई भी बनता है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो क्लिक हो जाएगा। अगर कोई मेरे जहन में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे होटल लिखा हुआ है, ठीक है, सर्च कर लेता हूँ तो उसने डायरेक्टली मुझे फास्ट फूड केटरिंग होटल सर्विसेज वगैरह डायरेक्टली उठा के दे दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के उसने मुझे यहाँ पर 2 पेजेस दे दिए। तो मैं खुद से भी कोई कारोबार सिलेक्ट कर सकता हूँ टेक्निकली अपना फाइंड करके, या फिर मैं डायरेक्टली इस तरह का मतलब सर्च करके, डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके जो भी बनता है मेरा, मैं यहाँ पर पेजेस कितने हैं, 64 पेजेस हैं बच्चों। तो हर पेज पे 10-10 एंट्रीज दी हुई है तकरीबन। तो मैं एक एक करके ढूंढता रहूंगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर सर्च कर देता हूँ, जैसे कंसल्टेंसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैं सर्च करता हूँ। फिर आगे से उसने मल्टीपल दे दी है, कौन सी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, तो मैं इधर टेक्स्ट कंसल्टेंसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये हर जगह पे फीड हो गया। यहाँ पर स्टार्ट डेट आ रही है कि मैंने किस दिन से कारोबार स्टार्ट किया। जिस दिन से मैंने एक्वायर किया उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर लिया। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ओके किया तो देखो यहाँ एबीसी सारा इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको अगेन मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पर बच्चों गौर करो कि एबीसी कंसल्टिंग पॉपुलेट हो गई है इस जगह के ऊपर। यहाँ पर सामने लिखा हुआ आ गया। अहम बात अगली ये कि इस एबीसी कंसल्टिंग पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि मैं किस दर्जे के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, कि मेरी किस ग्रुप में मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ इधर एफबीआर में। तो ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। आगे यहाँ पे गौर से बच्चों देखो तो यहाँ बिजनेस प्रॉपर्टीज आ रहा है। इस बिजनेस प्रॉपर्टीज की जगह खाली आ रही है। जब तक मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करूंगा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्योंकि मुझे इस बिजनेस के साथ प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है कि ये बिजनेस किस जगह पर कारोबार हो रहा है, किस जगह पर काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर, अब मैं जो भी कर लूँ यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ तो ये जिसे कह लो कि गायब हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई चीज नहीं आ रही यहाँ पे। जितना मर्जी टच टच करता रहूँ, क्लिक करता रहूँ, कोई चीज नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस प्रॉपर्टी मेंशन करनी है तो यहाँ पर अगेन मैं प्लस पे जाऊंगा। जैसे मैं प्लस पे गया तो यहाँ पर उसने प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी कि आपने प्रॉपर्टीज में कौन कौन से एड्रेसेस लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो ये अगेन गायब हो गया। लेकिन जब मैं बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो उसने सारी प्रॉपर्टीज मेरे सामने मेंशन कर दी कि कौन सी प्रॉपर्टी पे आप टैक्स कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग सर्विस जो भी कर रहे हो, ये एबीसी कंसल्टिंग किस जगह पर और किस इदारे किस फील्ड के अंदर काम कर रही है। तो ये यहाँ पे अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा और मेरे नाम पर बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर किसी का कोई भी सवाल, किसी चीज को, कोई किसी बंदे को कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं
मुझे बताओ बच्चों। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अगर जो प्रोफाइल, जिधर प्रोफाइल का ऑप्शन होता है उधर से जाके अगर हम बिजनेस ऐड करें, उधर भी ऐड कर सकते हैं या सेम प्रोसीजर में हमें ऐड करना पड़ेगा? बच्चे वहां पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर कर दोगे वहां पे पॉपुलेट हो जाएगा, या वहां पे करोगे यहाँ पर पॉपुलेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेट तो नहीं होगा, वो आपके उधर एंटियन इंक्वायरी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आप सबके एनपीएन इंक्वायरी में वो उधर आ जाएगा, ठीक हो गया। वो उधर आपका बिजनेस शो होना शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। ठीक है, अब थोड़ा जी सा जी। यहाँ पर जैसे कि 1 मिनट में आपको बस दिखाता हूँ बच्चों। सर एक और क्वेश्चन है कि अगर हम एक्विजिशन डेट है जो वो प्रीवियस ईयर की डालें, तो उसमें हमें एफटीआर कौन कौन सी नोटिस भेज सकता है, उनका क्या प्रोसीजर होगा? बच्चे कोई नोटिस तो नहीं भेजेगा, टेक्निकली अगर सीधी बात कहूँ नोटिस तो नहीं होता। लेकिन अगर नोटिस आने शुरू हो जाए, इस बेसिस पे नोटिस नहीं होता। लेकिन आपकी रिटर्न अगर उन्होंने एक दफा चेक करना शुरू की, तो वो फिर आपसे कहेंगे कि आप कारोबार कर रहे थे जबकि आपने कारोबार की इनकम डिक्लेयर नहीं की हुई। आपका ऑडिट भी हो सकता है, आपका जैसे कह लो कि डायरेक्टली अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में भी जा सकते हैं, 122(5) 122(5) भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं 161 बिजनेस का भी कर सकते हैं। तो टेक्निकली वो डिफरेंट तरह के वो आपसे इंफॉर्मेशन लेके, आपसे ही इंफॉर्मेशन लेके आपके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं। पहले आपको बुलाते हैं जी, बताएं ये, फिर आप बताते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक बंदे का एंटियन सेलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया आप सबके सामने। यहाँ पर मैं उसकी एंटियन इंक्वायरी में जाता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ बच्चों। अब यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये मैंने बंदे का एंटियन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक बिजनेस एंटिटी आ रही है। ठीक है, अब ये बिजनेस उसका लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर ये कारोबार करता है, मतलब इसका ये ओनर है, वन ऑफ द ओनर। ये यहाँ पर ये पंजाब कैश एंड कैरी कमेटी चौक पर ये खुरम निसार, मोहम्मद खुरम निसार साहब का ये बिजनेस है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अपना लिखता हूँ बच्चों, तो ये मेरा नाम आ गया, तो यहाँ पर कोई बिजनेस लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो टेक्निकली जिसने अपना सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर करवाया होगा उसके यहाँ पे बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। ये समझ आ गया बच्चे आप सबको? अच्छा सर, मुझे ये तकरीबन 5 दिन पहले एक एफबीआर की तरफ से नोटिस आया 147 का, काइंडली इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं वो क्या? क्योंकि मैंने एक बिजनेस ऐड किया था फॉरेन अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो उस वजह से मैंने बिजनेस को फिर रिमूव भी करवा दिया। लेकिन वो नोटिस उस बिजनेस ऐड करने के बाद मुझे आना शुरू हुए हैं, क्योंकि मार्च में भी आया था, फरवरी या मार्च मार्च में में भी भी, आया था, देन मार्च ये में पाँच भी दिन है, पहले दोबारा आया। मार्च में भी आता है, जून में भी आता है, सितंबर में भी होता है, दिसंबर में भी होता है। 147 होता है एडवांस टैक्स उसका। अब ये क्लास से थोड़ा सा हट के टॉपिक है, आप सब गौर से सुन लें। बट बच्चों मतलब अहम बात है, मतलब बच्चे ने सवाल किया है, सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग टू इट। एक कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस, एफबीआर ने उस पे टैक्स लगाना होता है। अब लेट्स लेट्स से कि एक बंदे की 2022 में, आई एम सेइंग 2022, अब 2024 चल रहा है, 2022 में उसकी इनकम थी 1 लाख रुपए जिस पे टैक्स लगा था बिजनेस की। एफबीआर ने कहा कि भैया आप हर साल के एंड पे जो टैक्स देते हैं, तो बजाय इसके कि साल के एंड पर टैक्स दें, आप हर 3 महीने बाद उस 1 लाख की एक किस्त जमा करवा दिया करें। एज्यूमिंग दैट कि जैसे 1 लाख रुपए मेरी इनकम थी, तो उसकी एक किस्त बनी, 4 किस्तें होंगी, हर क्वार्टरली। इसे क्वार्टरली एडवांस टैक्स कहते हैं, या क्वार्टरली टैक्स क्या कहा करते हैं, या एडवांस टैक्स वैसे ही कहा करते हैं, सेक्शन 147 का। तो इसमें क्या होता है कि 1 लाख के 4 हिस्से किए जाएंगे, यानी कि 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। तो अब पहला क्वार्टर एफबीआर की नजर में जो क्वार्टर है वो खत्म होता है फ्रॉम 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 सितंबर तक। तो एफबीआई कहता है कि 30 सितंबर के बाद
15 अक्टूबर तक बराए मेहरबानी 25,000 रुपये जमा करा दें। फिर कहता है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो 25,000 रुपये है वो 15 जनवरी तक जमा करवा दें। फिर जनवरी से लेके मार्च तक का टैक्स 15 अप्रैल तक जमा करा दें। फिर अप्रैल से लेके जून तक का टैक्स 15 जून को जमा करवा दें। तो ये वो एडवांस टैक्स होता है। आप बिजनेस एंटिटी आपने डिक्लेयर की है, देन आपने टैक्स, वो एफबीआई कहता है आप हर क्वार्टर पे टैक्स दे दिया करो। तो वो एक तरह से आपके लिए सहूलत क्रिएट कर रहा है। आप उसको कैश करते हैं नहीं करते, इट्स अप टू यू। लेकिन ये एक तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं करते तो एफबीआर खुद से आके आपके बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। एफबीआर के पास ऑप्शन अवेलेबल होती है तो ऑर्डर करने के बाद। लेकिन ये कि जिन लोगों का कम होता है उसको एफबीआर नहीं तंग किया करता। ठीक है। अब अच्छा हम सर, इसमें एक और चीज है कि ये जो बिजनेस एंटिटी आप कह रहे हैं, इस एक इंडिविजुअल के लिए को भी ये आ सकते हैं, या जिसने ये बिजनेस ऐड किया हो उसको भी आते हैं? थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। बिजनेस को आते हैं बच्चे। ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल को नहीं आया करते। उसके अलावा बिजनेस को, सब बिजनेसेस को आया करते हैं। तो सर अगर हम बिजनेस रिमूव करवा दिए, क्योंकि मैंने वो एससीसीबी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया ना, तो एससीसीपी अब में क्या मुझे वो रजिस्ट्रेशन कराइए बच्चे? सेम कंपनी। अब कंपनी को आएगा नोटिस। नोटिस आना कोई ठीक हो अहम गया। तो काम। अगर मैंने अभी हाँ, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप से मैंने इस बिजनेस को इरेज कर दिया, लेकिन मैंने वो एससीसीबी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मुझे दोनों जगह पे आएगा या सिंगल जगह पे आएगा? अगर एफबीआर के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ हुआ तो आपके इंडिविजुअल को भी आएगा और कंपनी को तो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलें। ठीक हो गया सर। चलें आगे हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आगे आ रहा है लिंक। ठीक है। अब लिंक, जी बच्चे किसी का कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो माइक म्यूट कर लो बच्चों। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें कि एक सैलरीड पर्सन है और वो साथ में अपना एक बिजनेस भी रन कर रहा है, तो उसकी जब हम रिटर्न वगैरह जमा करवाएंगे तो क्या ये हमारा जो टैक्स लॉ है, एफबीआर के जो रूल्स वगैरह हैं, उस इस चीज को अलाउ करते हैं कि बीइंग अ सैलरीड पर्सन यू कैन रन योर ओन बिजनेस? तो उसकी फिर एंटिटीज वगैरह की जो एंट्रीज होगी वो कहाँ पे होगी और वो क्या तरीकाकार होगा, या फिर सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो अभी आप हमें समझा रहे हैं? बच्चे ये तो मैंने बिजनेस ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ ना। रिटर्न जी जी फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग का तरीका जब होगा आप, अच्छा पहला सवाल था कि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आप बिजनेस कर रहे हो साथ, तो क्या एफबीआर के रूल्स या जो कवानीन हैं वो इसको अलाउ करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल अलाउ करते हैं एफबीआर के कानून। एफबीआर ने एक चीज को देखना है, गौर से सुनिएगा बच्चों। एफबीआर कहता है आपकी इनकम है, उस पर टैक्स देना है आपने। इनकम हुई टैक्स दो, इनकम नहीं है ना दो टैक्स। इनकम हुई तो टैक्स देना ही देना है, चाहे बिजनेस को हो, चाहे सैलरीड पर्सन को हो, चाहे जैसे मर्जी बंदे को हो। तो टेक्निकली एफबीआर उस इनकम के ऊपर टैक्स की बात किया करता है हमेशा। तो अब एफबीआर को इससे ताल्लुक नहीं है कि भाई आप सैलरी कर रहे हो साथ साथ जॉब कारोबार कर रहे हो। एफबीआर का ताल्लुक, एफबीआर ने कहा सैलरी पे टैक्स दिया है, अच्छी बात है। कंपनी पे दियो, आपका बिजनेस है उस पे टैक्स दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है। किसी सैलरी पे नहीं दिया तो दे दो टैक्स, बिजनेस पे नहीं दिया तो टैक्स दे दो, नहीं देते तो मैं आके ले लूंगा, एफबीआर कहता है ये। ठीक है। तो वो इसका इस वो जो आपको पाबंदी लगाना है एफबीआर का काम नहीं है। वो आपके जो लेबर लॉज है वो पाबंदी लगाया करते हैं, वो लगा सकते जी हैं जी पाबंदी। क्वेश्चन यही है कि जो दो चीजें फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, जैसे जी कि एक बंदा बिल्कुल। जॉब भी कर रहा है और साथ में अपना बिजनेस भी शुरू कर ले, तो फिर वो जैसे एक कोई रूल ये आ जाए कि भाई आप किस कानून के तहत काम कर रहे हैं और बाद में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। मेरा एक्चुअल पॉइंट ये था जो आप बिल्कुल बयान कर रहे हैं अभी। जी सर। तो अगर मेरा ख्याल है, सॉरी सर बात काट रही हूँ, मेरा ख्याल है जहां तक मेरी थिंकिंग है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जैसे आर्मी में हैं या और जगहों पे हैं, उनके लिए शायद कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त होंगे, या जो कि
कोई बाकी जो उनके खुफिया इदारे हैं उनमें होंगे। बाकी तो मेरा ख्याल है किसी के लिए भी बिजनेस चलाना, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो बिजनेस खोलने का मना कोई भी नहीं करता। बच्चों मैं आप सबको इस बात पे तरदीद कर देता हूँ। बच्चों एक चीज गौर से सुनो, जो बिजनेस करना है, राइट टू डू बिजनेस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कारोबार करना फंडामेंटल राइट है आपका, आप कर सकते हो, कोई उस पे बार नहीं है, अनलेस वो इलीगल कारोबार हो, अनलेस दैट इज एन इलीगल कारोबार। ठीक है, तो जो बात ये है कि मैं इस चीज में नहीं जा रहा कि आप फौज के इदारे से हो या आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हो या प्राइवेट हो या कोई और पब्लिक किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो या अपनी कंपनी रन कर रहे हो उसके बाद भी कहीं और काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, 100 तरह के सिनेरियोज हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं इस बात पे इन्हिसार करूं, तो अगर मैं लेट से कि मैं किसी एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूं और उसी कंपनी का कंसल्टेंट भी लग जाऊं साथ साथ, तो यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि मैं एम्प्लॉय का काम प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैं कंसल्टेंसी के काम को ज्यादा प्रमोट दूंगा और कंपनी के केसेस उठा के कंसल्टेंसी में डालूंगा। तो यहाँ पर ये चीजें आके बार करती हैं। अदरवाइज ओवरऑल अगर हम सोचें तो वो जो एग्रीमेंट होता है विद एम्प्लॉय, वो अहम होता है कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई बार नहीं है कि आप जॉब के साथ कारोबार नहीं कर सकते, कहीं लिखा नहीं हुआ। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इस तर्ज का तो कारोबार कर सकते हो। अगर देखो गवर्नमेंट में जब जाते हो, आर्मी में जब जाते हो या इस तरह के इदारे में कहीं जाते हो, तो वहां पर आपसे पहले साइनिंग हुआ करती है, आप उससे एग्री करते हो, फिर आप उसको लेके चलते हो। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि ये अभी फिजिबल है ये टॉपिक पे डिस्कशन, बट हम इसको अब थोड़ा सा किसी और टाइम ले लेंगे। लेकिन अभी हम जरा टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है बच्चों? जी सर, थैंक यू बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सो बिल्कुल मच सही है। सर। ठीक है जी। महमूद भाई से कुछ कहना चाहते हो आप? चलो मैं म्यूट कर दूं। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं, लिंक की बात आ गई है यहाँ पर। अब इस लिंक के अंदर प्लस पे के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ बच्चों। यहाँ पर अब गौर से, मैं अगर किसी फॉर एग्जांपल शहरियार खान किसी का एम्प्लॉय है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ फलाने एम्प्लॉयर का। जैसे मैं यहाँ पर नेम की ऑप्शन पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि शहरियार खान का एम्प्लॉयर पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं इस डेट से, जैसे 1/6 से इस कंपनी का एम्प्लॉय था, मेरा एम्प्लॉयर पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड है। मैं यहाँ पर जिस बंदे का नाम सर्च करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमान रजा, ठीक है। मैंने ये बताया कि मैं इस अमान रजा का एम्प्लॉय हूँ। तो टेक्निकली जब मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे हुआ क्या? अमान रजा जब अपना लॉगिन करेगा एफबीआर पे, अमान रजा जब अपना लॉगिन करेगा एफबीआर पे, तो उसके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि शहरियार खान इज योर एम्प्लॉयर, आप इस पे अप्रूव कर दें। मतलब वो भी इधर आएगा और अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव करेगा तो अमान रजा मेरा लॉगिन डायरेक्टली खोल सकता है। मींस मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैं यहां पर डिक्लेयर करता हूं कि मेरा एडवाइजर कोई है, मैं डिक्लेयर करता हूं मेरा एजेंट कोई है, मैं डिक्लेयर करता हूं ऑडिटर, एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पेई, प्रोड्यूसर रिप्रेजेंटेटिव। इनसे क्या होता है, इन चीजों से होता क्या है? इन चीजों से एक्सेस चली जाती है उस बंदे को जिसको मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया। अब अमान रजा, अब हो ये क्यों है, इससे होता क्या है? मेरे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कोई 100 लॉगिन सेव करने की ऑप्शन है। मैं 100 लॉगिन सेव करूंगा अपने क्रोम पे और मैं वहां से हर, फॉर एग्जांपल किसी को कोई नोटिस आया हुआ है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, मेरा क्लाइंट है, उसको नोटिस आया है, तो मैं उसका लॉगिन करूंगा
और फिर चेक करूंगा कि कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ। इसी तरह मैंने दूसरे क्लाइंट का चेक करना है, तो मैं लॉगिन करूंगा, उसका लॉगिन पासवर्ड डाल के मैं चेक करूंगा कि आया, उसको कोई नोटिस आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। बजाय इसके कि मैं एक एक को लॉगिन करूं, मैं सबका एडवाइजर बन जाता हूं। मैं सबका एडवाइजर बन जाता हूं। अब ये जब मैंने एडवाइजर बनता हूं तो मैं करूंगा अपना लॉगिन। शहरयार खान अपना लॉगिन जैसे ही करेगा तो जितने क्लाइंट्स का उसने एडवाइजर यहां नॉमिनेट किया और अगलों ने अप्रूव भी किया लॉगिन पे जाके, तो शहरयार खान के लॉगिन के ऊपर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, कंप्लीटेड टास्क और आउटबॉक्स, यहां पर तमाम क्लाइंट्स का इकट्ठा नोटिस आया खड़ा हुआ, इकट्ठा सब कुछ एक ही लॉगिन से मैं रिव्यू कर सकता हूं। तो ये जितनी ऑप्शन है ये सारी लिंक करने की ये ऑप्शन है। मींस कि मैं एक लॉगिन करूं और तमाम क्लाइंट्स का चेक कर लूं। तो लिंक करने का मकसद सिर्फ ये है। आगे चलते हैं बच्चों। अटैचमेंट की ऑप्शन आ रही है बच्चों, मैं सवाल आप सबके लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ। अटैचमेंट की यहाँ पर ऑप्शन है कि मैंने चूंकि यहाँ पर अपना एक बिजनेस नॉमिनेट किया, एबीसी कंसल्टिंग, अब मैं यहाँ पर इस बिजनेस के लिए कोई अटैचमेंट करूँ। अब जब तक बिजनेस की वेरिफिकेशन, एक तरह से जैसे कि मैंने अपने ऑफिस की तस्वीर खींची, जैसे मैंने अपने ऑफिस के अंदर से तस्वीर खींची, बाहर से बोर्ड लगा हुआ है उसकी तस्वीर खींची, बिजली के मीटर की तस्वीर खींची, तीन चार चीजें मैंने ये खींची। यहां पर मैं आऊंगा और एविडेंस लगाऊंगा, यहाँ प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एविडेंस यहाँ पर प्लस की ऑप्शन पे जाके अटैच कर दूंगा। सिंपल सी बात है। तो जब ये मैं करूंगा तो ही मतलब ये मेरा फॉर्म सबमिट होगा। अब यहां पर मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं जाता हूं कि मैंने कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच करना है। याद रखो, मैं सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता हूं। पीडीएफ के अलावा यहां पर कुछ भी अटैच नहीं कर सकता। तो मैंने पीडीएफ ही अटैच, मतलब तस्वीर मैंने खींची, उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा फिर अटैच करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई तस्वीर है, मैं तस्वीर अटैच करता हूं तो वो कह देता है कि आपकी ये तस्वीर गलत है, इनवैलिड फॉर्मेट है। तो मैंने हमेशा किसी को कि पीडीएफ ही अटैच करना है तो ही वो अटैच होगा। तो अब ये मैंने यूजर मैनुअल किया तो ये एक तरह से 5 MB का था, तो आराम से ये हुआ तो ये अटैच हो गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये टेक्निकली मेरा अटैचमेंट होगी डॉक्यूमेंट की। आगे चलते हैं। ये एक अटैचमेंट है। यहाँ पर ओनरशिप का लीज एग्रीमेंट की तस्वीर में खींच के अटैच कर देता हूँ, जो भी उसकी जो इमेज जो वो है डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा पेड यूटिलिटी बिल, बिजली के बिल की मैं तस्वीर खींच के जो पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है। तो टेक्निकली इस तरीके से ये अटैचमेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल एक अहम चीज, एक जिसे कह लो कि एक बाय वे इसका ये है बच्चों कि मैं कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूं, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सेव कर देता हूं एज ए पीडीएफ। तो मैंने ये पीडीएफ इसको सेव कर दिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैं एक वर्ड खाली पेज में अटैच करता हूँ डाउनलोड्स में। ये मैंने अटैच किया, ये अटैच हो गया। तो मैं खाली पेज भी अटैच कर सकता हूँ। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट। तो सॉरी बच्चों। अच्छा, मैं कोई भी पीडीएफ अटैच कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे जैसे डॉक्यूमेंट डॉक्यू1 किया मैंने, ये सब जगह पे मैं अटैच कर सकता हूँ। तो मैं खाली डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दूं और इस फाइल को मैं सेव करके सबमिट कर दूं, तो तब भी मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एफबीआर के अंदर एज ए सोल प्रोप्राइटर। तो मैं ये अटैचमेंट करने के साथ साथ मैं ये मतलब ये करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा और मैं सबमिट भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर।
ये तरीका भी है। अगर किसी के पास एविडेंस नहीं है तो इस तरह भी मैंने अटैच करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अकाउंट बच्चों। इस बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेरा कौन सा बैंक अकाउंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं अकाउंट है, जैसे कि ये कौन सा करंट सेविंग जो भी अकाउंट है मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैं यहाँ पे आगे आ रहा है इंस्टीट्यूशन, कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। लेट्स से मैंने लिखा बैंक अल्फला F8 मरकज, तो उसने उठा के मेरे सामने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करने पे जाता हूँ, अलाइड, अलाइड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इस्लामाबाद, तो उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड जितने भी इस्लामाबाद में हैं सारे मेरे सामने दे दिए। मैं कोई सी जो भी मेरा बैंक होगा मैं यहाँ पे लिख दिया, अटैच कर दिया। यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर मेंशन करूंगा, जो भी है अकाउंट नंबर। यहाँ पर उसका आईबैन लिख दूंगा। उसके बाद करेंसी मेंशन करूंगा, किस करेंसी का अकाउंट है, डॉलर्स का अकाउंट है, पीके का अकाउंट है, जो भी है, किस डेट को मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ मेंशन करूंगा यहाँ पर, कि एज ए मैं ओनर था इस बैंक का और 100% मेरा इस बैंक का शेयर होगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो टेक्निकली ये अब एरर दे देगा, क्योंकि मैंने जो अकाउंट नंबर हैं वो अपनी तरफ से लिखे हैं, इसलिए वो उठा नहीं रहा। ये दोनों अकाउंट नंबर सेम होने चाहिए तकरीबन, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इस तरीके से मैं सारे बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, मैंने अटैचमेंट की ऑप्शन पे ऐड कर दिया, मैंने लिंक को कर दिया, लिंक जो भी करना था, मैंने बिजनेस को ऐड कर लिया। तो ये सब चीजें सारी की सारी मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू हो सकती हैं। जिसने कोई एक ऑप्शन बैंक ऐड करना है वो ऐड कर सकता है, मतलब मैंने सारी ऑप्शन बताई। किसी ने अपनी प्रोफाइल में बैंक ऐड करना है रिफंड लेने के लिए, तो वो बैंक ऐड कर सकता है। किसी ने कोई चीज सोल प्रोप्राइटर बनना है वो ऐड कर सकता है। किसी ने रिप्रेजेंटेटिव बनना है वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। किसी ने प्रॉपर्टी चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल चेंज करनी है, वो सारा इसके थ्रू कर सकता है। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई आप में से किसी को, तो बच्चों प्लीज पूछो। अच्छा सर, ये जो बैंक अकाउंट ऐड करना होता है इसमें लाजमी है कि हमने बैंक अकाउंट ऐड करना है, या जिसने करना हो करे, जिसने नहीं करना ना करे? जिसने करना हो करे, जिसने नहीं करना ना करे। लेकिन जिसने और रिफंड दूसरी लेना बात है है FBR से, उसके लिए ऐड करना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो बंदा ऐड करना चाह रहा है लेकिन जॉइंट अकाउंट है, तो वो कर सकता है जॉइंट अकाउंट भी ऐड? हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। जी ठीक है, थैंक किसी और का कोई भी सवाल इसके अंदर बच्चों? सर ये एक बार फिर रिपीट कर दें, ये वाला मेरा नेट बंद हो गया था अभी, कौन सा वाला बच्चे? जो अभी लास्ट पार्ट आपने बताया है। मतलब ये बैंक है, मैंने बैंक अकाउंट जी ऐड, जी। तो मैं बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके प्लस के ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिस तरह का मर्जी अकाउंट है मैं ऐड करूंगा। जिस जगह पर मेरा अकाउंट है मैं वो मेंशन करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ HBL इस्लामाबाद। ठीक है, तो जो HBL इस्लामाबाद में है मैं यहाँ पे कोई भी जहाँ पे मेरा है मैं वो मेंशन करूंगा। अकाउंट नंबर ऐड करूंगा, उसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ऐड करूंगा, करेंसी मेंशन करूंगा, किस करेंसी में ये अकाउंट है, किस डेट को ओपन हुआ ये अकाउंट मैं वो मेंशन करूंगा। कैपेसिटी मेरे इस अकाउंट का मैं ओनर हूँ कि नहीं, और मेरा 100% शेयर है इस अकाउंट में या जितना भी शेयर है। अगर पार्टनरशिप पे है तो मैं इसको 50 कर दूंगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप पे नहीं है मैं 100% कर दूंगा। जो भी जिस तरह की जितनी परसेंटेज अकाउंट की यूजर्स की बनती है मैं ऐड कर दूंगा, ओके करूंगा, ऐड हो जाएगा। ये अभी ऐड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अकाउंट नंबर मैंने सारे गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये ऐड नहीं हो रहा। अदरवाइज ये ऐड हो जाता। तो टेक्निकली मैं बैंक अकाउंट ऐड इस तरीके से करता हूँ। कोई सवाल बच्चों? नहीं सर ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मिनट में एक चीज डिलीट कर दूं यहाँ पे ताकि, अच्छा, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन में, थोड़ा सा अगली टैब्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है 14(1) का फॉर्म।
14(1) का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स। मींस मैं बिजनेस सॉरी, मैं बिजनेस में हूंगा बच्चों, और बिजनेस में होने की वजह से, बिजनेस में होने की वजह से मैं क्या कहते हैं, अब मुझे सेल्स टैक्स की भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब सेल्स टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो मैं इस, ये सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, मैं इस पे क्लिक करता हूं बच्चों। सो क्या हो गया, ये अगेन कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपके ड्राफ्ट में पड़ा है। मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ। ये क्या चला गया, बैलेंस शीट खोल दी है इसने तो। आपको नजर आ रहा होगा, आई होप सो, कि एफबीआर बाजू का तंग करता है, और आपके सामने है वो तंग बड़ा खूबसूरत तरीके से करता है। जिस तरीके पे, जिस चीज पे क्लिक करो वो क्लिक नहीं होती, और बाजू का वो क्लिक हुई होती है और पता नहीं चलता। तो ये आप सबके सामने फेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसको मैं एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये जैसे मैंने एडिट की ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने जो भी है फॉर्म खोला, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सेल्स टैक्स, बेसिकली कि मेरा कारोबार यानी कि शहरयार का कारोबार एबीसी कंसल्टिंग, वो अब सेल्स टैक्स, अगर उस पे सेल्स टैक्स लागू होता है तो वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा। अब सेल्स टैक्स लागू है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जाहिर है इसके लिए कानून समझना जरूरी है। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ इधर तक रहते हैं कि अज्यूम करते हैं कि मेरे कारोबार यानी कि एबीसी कंसल्टिंग जो मेंशन किया था उस पे सेल्स टैक्स लगता है, तो जब सेल्स टैक्स लगता है तो उसी को मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया कि रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं जी। अब मैं रजिस्ट्रेशन पे जैसे आया तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करना है कि मेरी कैपिटल जो है कितना है, कि मेरा कारोबार कितना है। जैसे अज्यूम किया कि मैंने 10 लाख का मेरा कारोबार है, और मेरे जो एसेट्स हैं वो भी 10 लाख के हैं। तो ये बैलेंस शीट है बेसिकली, कि जो एडअप हो रही है, जो मेरी ओवरऑल इसके अंदर डेटा अगेन चले जाओ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बताया एफबीआर को कि मेरा 10 लाख का कारोबार है एबीसी कंसल्टिंग का। अब आपने थोड़ी देर पहले बच्चों वो देखा था कि शहरयार खान का कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने अभी भी वो फॉर्म सबमिट नहीं किया बल्कि डिलीट कर दिया था। लेकिन हम आगे मूव करते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये क्यों ऐसा। अभी एक दो आगे चीजें आएंगी तो वो आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आगे गया हूँ अगली अगली टैब के ऊपर। इस टैब पर आ रहा है एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर करना है या एज ए नॉन मैन्युफैक्चरर मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है एफबीआर के ऊपर। तो मैं अगर मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं तो मैं मैन्युफैक्चरर की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर नॉन मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं तो मैं नॉन मैन्युफैक्चरर की ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूं। जो भी मेरे पास ऑप्शन है मैं उसको क्लिक करूंगा, उसी के हिसाब से चल लूंगा। तो एज्यूम करते हैं कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं नॉन मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। तो मैंने इस नॉन मैन्युफैक्चरर पे क्लिक किया। अगले आगे आते हैं बैंक अकाउंट। अब ये जो बैंक अकाउंट है, इस पर सेम वही तरीका, मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, बैंक अकाउंट ऐड करूंगा। जो भी मेरा बैंक अकाउंट है मैं वहीं पे मेंशन कर दूंगा, जैसे कि आप सबके सामने आ रहा है ये। मैंने सिंपल इसको वही सारी इंफॉर्मेशन डाली, ओके करूंगा, एरर दे देगा, ठीक है, कि आपका शेयर 100 से ज्यादा है। तो वो इसलिए एरर आ रहा है कि ये अकाउंट नंबर और ये जो आई बैन है ये मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यार क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो इस तरह का बैंक बिजनेस का, तो इसलिए मैंने कोई मेंशन नहीं किया। चलें आगे चलते हैं। इस तरह बैंक अकाउंट ऐड करना है मैंने। सेल्स टैक्स के अंदर अगर मैंने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहां पर मैंने बताया था इनकम टैक्स की मॉडिफिकेशन में मैंने बताया था बैंक ऐड करना है तो कर एक आइटम मैं कर सकता हूं। जबकि मैं सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा
तो मैंने बैंक लाजमी ऐड करना है। इनकम टैक्स की मॉडिफिकेशन कर रहा था, वहां पर मैंने आपको बताया कि मैं बैंक ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं, कोई कंडीशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैं बिजनेस रजिस्टर करना चाहूं कर सकता हूं, मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सेल्स टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स टैक्स चार्ज ही बिजनेस पे हुआ करता है। इंडिविजुअल सेल्स टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, सेल्स टैक्स से पे किया करता है। जैसे कि आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते होगे, किसी ने बोतल पी ली, किसी ने चिप्स ले लिए, किसी ने घर का घरेलू कोई किचन की कोई ग्रोसरी ले ली, किसी ने कुछ और सामान ले लिए। जैसे खवातीन बैठी हैं तो खादी के कपड़े ले लिए, सफायर के कपड़े ले लिए, मर्द बैठे हैं तो आउटफिटर्स या इस तरह के जो कपड़े ले लिए, लॉरेंस पोर्ट से जाके ले रही है, व्हाट्सएवर मल्टीपल चीजें, जिसने जो मर्जी शॉपिंग की। जिसने जो मर्जी भी शॉपिंग की, जब भी शॉपिंग करेगा किसी ब्रांड वाले से, यूजली तौर पे वहां पर सेल्स टैक्स लगा हुआ होगा। जब सेल्स टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स लगा हुआ है, तो वो सिर्फ बिजनेस पे लगा हुआ है और आप उस सेल्स टैक्स को पे कर रहे हो, तो तभी आपको वो आइटम मिला करता है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा बच्चों, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा सॉरी बच्चों। अच्छा, बैंक अकाउंट के लिए अब मैंने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो बिजनेस ऐड होना मैंडेटरी है। ठीक है, बैंक अकाउंट ऐड करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा यूटिलिटी ऐड करना मैंडेटरी है। तो ये सब चीजें मेरे लिए मैंडेटरी हैं, तभी ये रजिस्ट्रेशन होगी। अदरवाइज ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। जब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो ये चीजें आपने गौर से, इस अहम बात है। अच्छा आगे चलते हैं। अटैचमेंट, अच्छा मैंने अब बैंक अकाउंट का बताया। आगे चलते हैं बिजनेस। बिजनेस कैसे ऐड करना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था, सेम वही एबीसी कंसल्टिंग है जो भी मैंने ऐड किया था, वैसे मैं कर लेता हूँ आप सबके सामने अगेन। यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन पे जाऊंगा, प्रिंसिपल एक्टिविटी सेल्स टैक्स लगेगा, इसके ऊपर एफईडी भी लग सकता है। मैं एक चीज लगेगी, सेल्स टैक्स या एफईडी। मैंने कोई बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, वैसे आप सबके लिए क्योंकि मैं पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैं स्पीड से इसको कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस मेरा ऐड हो गया, वो क्यों नहीं आया, इसे मैंने ओके किया। इस बिजनेस को मैं प्लस करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी ऐड कर ली मैंने, ओके कर लिया। ठीक है, तो अब बिजनेस के साथ मेरी प्रॉपर्टी भी ऐड होगी। अब थर्ड आ रहा है यूटिलिटी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब अब मैंने, क्योंकि सेल्स टैक्स लगना है, सेल्स टैक्स की मल्टीपल ऑप्शंस हुआ करती हैं। या तो घर के बिजली की या ऑफिस के बिजली के ऊपर सेल्स टैक्स लग के आ जाया करता है, या मुझे सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के थ्रू सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है मैंने सेल्स टैक्स देना कैसे है। उसकी वजह से यहाँ पर यूटिलिटी मैंने ऐड लाजमी करनी है। मींस मैंने बताना है एफबीआर को कि भाई मेरे ऑफिस पे ये बिजली का मीटर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने एड्रेस पे आके प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा कि मेरे ऑफिस पे कमर्शियल लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, उसका कंज्यूमर नंबर जो भी है मैंने मेंशन कर दिया, प्रोवाइडर इसका आईएसको या जो भी है, जो भी बनता है, कनेक्शन डेट इस डेट को मैंने ली थी। ठीक है, इसको ओके करूंगा तो मेरे पास ऐसे ही जिस तरह ये आ रहे हैं नीचे ऐड हो जाएंगे। अब मैंने क्या बताया कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस ऐड करना मस्ट है। अगर बिजनेस मेरा पहले से एडिड है तो फिर मुझे दोबारा से ऐड नहीं करना। यूटिलिटी ऐड करना मस्ट है, पहले से ऐड नहीं होता। बैंक अकाउंट पहले ऐड किया था, फिर इनफ नहीं किया था, अब जरूर करना है, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन में जरूर करना है। आगे चलते हैं अटैचमेंट। यहाँ पर कुछ ज्यादा अटैचमेंट्स हैं। सेम जैसे बैंक सर्टिफिकेट यहाँ पर है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप बैंक से ले सकते हैं। बैंक वालों को कहें मुझे अकाउंट, मेरे बैंक का जो बिजनेस के बैंक अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह मैं आगे से कहूंगा जी मुझे वो मैं यहाँ पर उसकी तस्वीर बनाकर स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैं अटैच कर सकता हूँ।
तो अटैच पे प्लस की ऑप्शन पे जाऊंगा, प्लस करूंगा, जो भी है मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। ओके कर दिया। फिर उसने कहा बिजली के मीटर की तस्वीरें दो, आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस की तस्वीरें दो, अगर कोई मशीनरी लगी हुई है तो उसकी तस्वीरें दो, तो बिल्स ऑफ लेडिंग है जो अगर इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का काम करते हो तो उसकी तस्वीर दे दो, और बैलेंस शीट जो है वो भी ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं सब चीजें यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जो भी है प्लस करके ऑप्शन मेरे लिए ऐड हो जाएगी। फिर आगे अगेन प्रॉपर्टी, कि इस प्रॉपर्टी पे मैं काम कर रहा हूँ, फेयर इनफ, अगर नहीं तो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है। फिर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अहम है बच्चों यहाँ पर। अगर यहाँ पे कहता है डू यू वांट टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और नॉट, ये मींस टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। एज्यूम करते हैं कि कुछ कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में आजकल डैम बन रहे हैं, तो चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में काफी आ रही हैं। चाइनीज कंपनी आएगी 3 महीने 4 महीने, उन्होंने जैसे कि पाइलिंग करनी है, वो पाइलिंग करके उस क्या कहते हैं डैम के लिए करके अल्लाह हाफिज कह के चले जाएंगे। कुछ आएंगे 6 महीनों का, मतलब ये 6 महीनों और 6 महीनों से कम की रजिस्ट्रेशन होती है सेल्स टैक्स की, जिसे टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है। 6 महीनों से कम टेम्परेरी, 6 महीनों से ज्यादा परमानेंट। ठीक है, तो कुछ कुछ कंपनीज के लिए अलाउ करता है कानून कि आप थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं तो आप टेम्परेरी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अल्लाह हाफिज कहें और चले जाएं। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इस टेम्परेरी ले सकती हैं, ओवरऑल कंपनीज पाकिस्तान में टेम्परेरी नहीं ले सकती। तो मैं टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में यहां पर आके नो कर दूंगा, क्योंकि मुझे सारी उम्र के लिए चाहिए। इसको मैं सेव करूंगा फॉर्म को, इसको मैं सबमिट करूंगा। जैसे फॉर्म सबमिट हुआ, मेरा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर वही होगा जो मेरा यहाँ पर, तो मेरा आईडी कार्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर, जबकि जो बिजनेस होता है, कंपनी होता है, उसका एनटीएन हुआ करता है। पहले मुख्तलिफ हुआ करता था, अब सेम हुआ करता है। तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा जो मेरा एनटीएन होगा उसके साथ। और अहम बात ये कि जो सेल्स टैक्स मुझे जब रजिस्ट्रेशन मेरी हो जाती है, जैसे मुझे सर्टिफिकेट आया था रजिस्ट्रेशन का, जैसे मेरी रजिस्ट्रेशन होती है, मैं जाऊंगा नादरा के सेंटर में, नादरा के सेंटर में जाके मैं बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाऊंगा। मैं बायोमेट्रिक करूंगा, मैं उनसे कहूंगा मेरा कारोबार रजिस्टर हो गया है, ये कारोबार का सर्टिफिकेट है, मींस इसी का मैं प्रिंट लेता हूं यहाँ पे आपके सामने। ये प्रिंट हो गया मेरे पास, मैं इसको खोलता हूँ, तो ये मेरे पास ये सर्टिफिकेट उठाऊंगा, ये लेके जाऊंगा एफबीआर प्रिंटेड फॉर्म में, वो सॉरी नादरा का सेंटर, वहां पर जाके बायोमेट्रिक करूंगा। जैसे मैं बायोमेट्रिक करूंगा, मेरा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिव हो जाएगा। मैं रिटर्न्स फाइल कर सकता हूं मंथली जब मैं एक्टिव होऊंगा। तो मैं अगर एक्टिव नहीं हूं, एज्यूम करते हैं मैं एक्टिव नहीं हूं, अगर मैं एक्टिव नहीं होऊंगा तो मैं रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर सकता। मैं रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स जरूर होऊंगा, बट मैं एक्टिव नहीं होऊंगा। तो ये पॉइंट बहुत अहम है, ये आपने जरूर देखना है। यहां तक बच्चों किसी का कोई सवाल करना चाहता है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन में, तो प्लीज पूछें। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो बताएं, किसी को कुछ समझ आ गया तो वो भी बता दें। सर ये किस किस टाइप के बिजनेस के लोगों को सेल्स टैक्स का ये करना पड़ेगा, काइंडली ये थोड़ा सा बता दें। जो सेल करेगा, देखो कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिस पर सेल्स टैक्स ना लगता हो। कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जिस पे सेल्स टैक्स ना लगता हो। रीजन रीजन ये है कि जो सेल्स होती है, सेल करना और परचेज करना हर बिजनेस की नीड होता है। आप में से कोई बच्चा भी, एक जवाब है जो कि गलत होगा, मैं उसको गलत बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई बच्चा भी, क्लास में 7 8 बच्चे 9 बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा भी मुझे ये बताए कि सर ये कारोबार ये सेल परचेज नहीं किया करता। आप में से कोई बच्चा बताता है?
कोई भी पाकिस्तान का कोई कारोबार जो सेल परचेज नहीं करता? एनीवन? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाइस बच्चे। मैं कहता यही कोई बच्चा बोलेगा तो बोलेगा, और मैं कहूंगा ये गलत है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सेल परचेज क्या करते हैं, वो टेक्निकली सेल ऑफ सर्विस क्या करते हैं, ठीक है। और वो, अब जिसे कह लो कि वो क्या करते हैं, वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से किसी को पैसे देते हैं, या सर्विस सेंटर क्या करते हैं। तो टेक्निकली, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जब एफबीआर उसको मानता है। जब तक एफबीआर नहीं मानता तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करती। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब तक एफबीआर उसको नहीं मानती, एफबीआर कब मानती है, जब उसके पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 का स्टेटस हुआ करता है। अगर उसके पास ये स्टेटस होगा तो ही वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाएगा। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके बाद फिर उसको एग्जम्पशन चाहिए फिर, ताकि वो टैक्स ना लगे, तो वो एफबीआर आसानी से नहीं दिया करता। टेक्निकली तमाम कारोबार, जैसे कि आगा खान है, जैसे कि शौकत खानम है, जैसे कि ईदी है, वो क्या कर रहे हैं, वो गुड्स तो परचेज कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, जैसे हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट इक्विपमेंट ऑफ, जैसे बेड ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं, वो सर्विसेज मल्टीपल तरह की, जैसे कि ऑक्सीजन की परचेज तो कर रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं, डॉक्टर की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो ऑल्दो वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट सेल परचेज का काम रुकता कहीं पर नहीं है। तो अब आया जो ये मेडिकल सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है या नहीं लगता। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि उसको समझने के लिए हमें सेल्स टैक्स पे जाना पड़ेगा, जो कि अभी मैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, हम बाद में जाएंगे उस पॉइंट पे। कोई सर और? क्वेश्चन है। हाँ बोले। सर एक हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड टैक्स है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम से यहाँ पे क्या मुराद है कि क्या इनकम टैक्स उस पे नहीं है, एग्रीकल्चर से कमाई जाने वाली इनकम पे इनकम टैक्स नहीं होता? या फॉर एग्जांपल एक बंदा एग्री प्रोडक्ट को सेल करता है, जस्ट लाइक क्रॉप्स उसकी होती हैं और वो उसको सेल करता है, गंदम बेचता है, तो क्या उसके ऊपर सेल टैक्स लागू होता है सर? अच्छा, जो एग्री प्रोडक्ट्स है ना, एग्री प्रोडक्ट जैसे कि स्प्रे हो गया, ठीक है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अब जो स्प्रे वगैरह है तो वो एग्री प्रोडक्ट्स ऑल्दो हैं, बट दैट इज अ बिजनेस, उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन रहेगी बात के जो फसलें हैं जो असल में जमीन से काश्त होती है। अब आपने पहले कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। मेरा इस पे जवाब है कि ये बात गलत है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, और एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंशियल टैक्स लगता है, प्रोविंशियल इनकम टैक्स लगा करता है। ऐसा है ही नहीं कि उस पे इनकम टैक्स ना लगता हो, लगता है, लोग देते नहीं है, दैट्स आर डिफरेंट थिंग। एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगा करता है, तो ये आपने जरूर देखना है। ठीक है, और सर रहेगी। हम तो सर कैलकुलेशन जो हमने की है अभी, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, उसमें हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसमें से कुछ चीजें हमने माइनस कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम है तो वो माइनस कर दी, और एक दो चीजें और हम माइनस किया कर रहे हैं। उसमें माइनस करने के बाद जो टैक्सेस ऑलरेडी पेड हैं वो भी माइनस करने के बाद जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और फिर हम उसका टैक्सेबल इनकम निकाल के और उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते थे। तो एग्रीकल्चर इनकम को फिर हम माइनस क्यों करते थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे ये बताओ कि ये हम कह रहे हो हमने ये किया, हमने, तो हम का क्या मतलब है, थोड़ा सा पहले बताना पसंद करोगे, इफ यू डोंट माइंड? सर हम का आपको तो पता ही है सर, आप क्लास को बताना जरूरी तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलें। नाइस वेर। अच्छा, ये एग्रीकल्चर इनकम जो हुआ करती है ना, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो टैक्सेबल नहीं है। वो टैक्सेबल है एज पर प्रोविंशियल इनकम टैक्स। सिंपल सी बात। होता क्या है कि मैंने अगर प्रोविंस के अंदर, सूबे के अंदर
उसका टैक्स दे दिया है, देन वफाक के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं आपके सामने फॉर एग्जांपल, तो मैं वफाक के अंदर उसको माइनस ही करूंगा। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोविंस में उसका टैक्स दे दिया है। 18वीं तरमीम समझ लो, 18वीं तरमीम का यही एलिमेंट है कि सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया है। तो कुछ सब्जेक्ट्स सूबाई लेवल पे टेस्ट होते हैं, तो जो सूबाई लेवल पे है जैसे कि सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं उस वो सूबे पे टेस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल हर सूबे के पास जैसे कि हर सूबे में एक रेवेन्यू अथॉरिटी बना दी गई है, जैसे कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये 4 अथॉरिटीज बना दी गई हर सूबे के अंदर, सो दैट के वो अपने अपने सूबे में सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करें। अब बात आई एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी टैक्सेबल है, तो वो आपका महकमा ज़राअत वो टैक्स कलेक्ट किया करता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। अब वो कलेक्ट करे, आप उसको टैक्स दें या आप उसको ना दें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर नहीं देते तो वफाक में टैक्स बनता है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो ये आपका अपना इशू है, मैं इसके ज्यादा बता नहीं सकता। ठीक है बच्चे, यही पॉइंट है, सिंपल सर सा। महकमा हाँ हाँ, महकमा ज़राअत तो वैसे बदनाम है सर। महकमा ज़राअत बदनाम नहीं है बच्चे, बदनाम कोई और है। हम उनके साथ जो हम कॉपरेट नहीं करते, हम जो ज़राअत वालों हैं एग्जैक्टली उनको सर। बताएं कि भाई इतनी इनकम है, इतना टैक्स बनता है, हम उनको बताते नहीं है, वो क्यों लेंगे हमसे टैक्स? हम तो उनको बता ही नहीं रहे। अगर हम उनको लेकिन सर बता लोग दें। पकड़े जाते हैं तो कुछ लोग जब पकड़े जाते हैं वो कहते हैं हम महकमा ज़राअत से हैं। सॉरी बच्चे, दोबारा बोलो। मैंने कहा कुछ लोग जो अपनी ड्यूटीज की जगह दूसरों की ड्यूटीज कर रहे होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं हम महकमा ज़राअत से हैं। यार अब मैं क्या कहूँ यार, ठीक है, ये इस पे फिर किसी और दिन सेशन होगा, ठीक है, किसी और दिन पे गपशप करा लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है। आप ये बता सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है? बच्चे डिपेंड करता है, वो तो जब हम बिजनेस की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तब आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए 3 तरह के मैं सिंपल सा बता देता हूँ, 3 से 4 तरह के टैक्सेस होते हैं जो बिजनेस इनकम पे हुआ करते हैं। एक होता है मिनिमम टैक्स, जिसे टर्नओवर टैक्स भी कहा जाता है, वो फिर एक होता है ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, फिर एक होता है नॉर्मल टैक्स। इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसके ऊपर फिर सुपर टैक्स भी हुआ करता है। तो जो मिनिमम टैक्स है उसकी रेंज होती है 0.5 से लेके 1.25 तक। जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है वो 17% होता है, जो नॉर्मल टैक्स है वो 29% होता है, और जो सुपर टैक्स है वो 10% होता है। तो 29 प्लस 10% यूजली तौर पे रेट ऑफ टैक्स हुआ करता है। तो मतलब 39% इनकम टैक्स का रेट होता है बड़ी इंडस्ट्रीज पे यूजली तौर पे, लेकिन वो कैलकुलेशन होगी तो पता चलेगा। ठीक है, और जी। चले, और कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर? चलो, अच्छा आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों, कुछ 1-2 और चीजें पढ़ लेते हैं। अब मैंने ये फाइल 182 सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स, मैंने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन बता दी। मैंने मॉडिफिकेशन करनी है, सेम वैसे ही मॉडिफिकेशन है जैसे मॉडिफिकेशन हमने इनकम टैक्स की वैसे ही यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, टू बिकम मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मुझे ये एरर देगा, टैक्स पे नॉट रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स। आगे चलते हैं, अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो मैं कर सकता। अच्छा, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन एंड द बैलेंस शीट अंडर सेक्शन 5(2). तो ये लेटेस्ट एसआरओ, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बैलेंस शीट एंटर की थी, 10 लाख रुपए मैंने इक्विटी में शो किया था और 10 लाख मैंने एसेट्स में शो किया था। तो जो आपकी बैलेंस शीट है ये आजकल इशू बना हुआ है, इंशाल्लाह जब सेल्स टैक्स के टॉपिक पे आएंगे तो इस पे जरूर आएंगे। आगे चलते हैं, बिल्डर डेवलपर, बिल्डर ग्रीनफील्ड स्टेटस, बिल्डर डेवलपर मॉडिफिकेशन, ग्रीनफील्ड सेल्स टैक्स। अब ये 4 एलिमेंट्स हैं। जब दौरे इमरान खान की हुकूमत के दौर के अंदर की बात करता हूं, तो उसने एक बिल्डर एंड डेवलपर को स्पेशल स्टेटस दिया कि आपने कोई कारोबार करेंगे तो 3 साल के अंदर अपने आप की रजिस्टर, आप 3 साल के अंदर जो बिल्डिंग बनानी है 3 साल में मुकम्मल कर लेंगे।
अगर आप टाउन बना रहे हैं तो 5 साल में मुकम्मल कर देंगे। और इतना पोर्शन पाकिस्तान की जो हाउसिंग सोसाइटी थी, जो हाउसिंग जो फॉर द जो जिसके अगर आपको याद हो 50 रुपए या 250 रुपए लिया था, मुझे याद नहीं आता कितने रुपए लिए थे, जो नया जो हाउसिंग एहसास हाउसिंग प्रोग्राम था आई गेस, उसके लिए ये इनिशिएटिव आया था और उसके बाद ये पक्का हो गया। बिल्डर एंड डेवलपर अब ये रजिस्टर हुआ करते हैं एफबीआर के अंदर, और ये अपने प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किया करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल फलानी बिल्डिंग बना रहे हैं और इस बिल्डिंग के अंदर ये चीजें हैं, इस बिल्डिंग के अंदर इस बिल्डिंग जो बनेगी उसकी कॉस्ट जैसे कि 50 करोड़ है, और उसकी जमीन जो जो सारा कुछ जमीन प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 करोड़ है, और हम जो इसको फरोख्त करेंगे वो तकरीबन 1 करोड़ की फरोख्त करेंगे, और 10 करोड़ सॉरी 100 करोड़ की 1 अरब की फरोख्त करेंगे। तो टेक्निकली ये जो चीज है ये बिल्डर एंड डेवलपर अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, एफबीआर में रजिस्टर होते हैं, और फिर इनकी इनकम पे टैक्स लगा करता है एज पर सेक्शन 36, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से इनको टैक्स लगता है, जिसे हम आगे दूसरे अल्फाज में कहते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से इस पर टैक्सेशन हुआ करती है। ये बिल्डर एंड डेवलपर की और ग्रीनफील्ड स्टेटस, ये सारे के सारे ये वो हैं जो कि टैक्स से थोड़ी सी छूट हुआ करती है इनको। तो ये उनके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्टेटसेस हैं, ये वो हम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर से सारी रजिस्ट्रेशन आ रही हैं, जिसने जो भी करनी होती है, जो भी खोलेंगे अब वो एरर दे देगा मुझे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कोई भी अपनी बिल्डिंग जैसे कोई रजिस्टर करनी है या कुछ भी करना है, तो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट है वगैरह, तो मैं सारे के सारे यहाँ पर मेंशन करूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैं वो हूँ, यहाँ पे आएगा तो नहीं, ठीक है। तो जो एज ए बिल्डर डेवलपर रजिस्टर्ड होंगे यहाँ पर, उन्हीं के यहाँ पे एनटीएन आके मैं सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करूंगा। एक फॉर्म एंटर करूंगा, दूसरा फॉर्म खुल जाएगा, उनकी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना उसका चेक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर। जब किसी की ये बारी आएगी इंशाल्लाह तो हम जरूर उसके सामने मैं उसको करके बताऊंगा, बट थोड़ा सा फॉर राइट नाउ इस कोर्स के लिए ये थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस थोड़ी सी शायद टेक्निकल हों, लेकिन अगर किसी का आए तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्लास का टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, माजर के साथ मैं थोड़ा सा एक दो चीजें और मजीद डिस्कस कर लूं। अब यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेना पड़ता है 236 का स्टेटस, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 36, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अप्रूवल मुझे लेना पड़ता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये जब अप्रूवल मुझे मिलेगा, जब अप्रूवल मिलेगा तब ही मैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाऊंगा। अदरवाइज जब तक ये मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं बन सकता। तो ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन टाइप्स है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों, इजी रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं इंशाल्लाह, ये 3-4 टैब्स हैं, ये 3-4 टैब्स हैं, यहाँ पे भी कुछ रह गई हैं, तो मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवा दूंगा। आयरस की जो नेक्स्ट क्लास होगी आई गेस ईद के बाद ही होगी, बट लेट्स सी, आप लोग ईद के दिन तो हमारी अगली क्लास बनती है वैसे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। किसी के कुछ सवालात हैं बच्चों तो प्लीज पूछ लो, अभी कोई बाद में करना चाहता है ग्रुप में कर ले। हमने कल का लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, सो दैट कि आप लोग उसको देख सको, सुन सको। बट नेक्स्ट क्लास जो होगी उस पर कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे, वो हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलाएंगे उसको। जिसने जो हमारे साथ यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा उसको ही नेक्स्ट क्लास की एक्सेस मिलेगी। हम यहीं तक आप सबके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकते हैं, इससे आगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चल सकते, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान करिएगा। ठीक हो गया? जिसके कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिएगा। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। प्लीज। सर ये जो टैक्स कटता है इंडिविजुअल का, वो अगर अपने आईआरएस पे देख रहा हो तो कैसे देख सकता है? बच्चे ये MIS पोर्टल आ रहा है, MIS, ठीक है। मैं यहाँ पर MIS के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर में जाऊंगा बच्चे,
इंफॉर्मेशन सेंटर में गया, यहाँ पर आ रहा है पेमेंट डिटेल्स। इस पेमेंट डिटेल्स में आऊंगा, यहाँ पर मैं टैक्स ईयर पे मेंशन करूंगा। जैसे टैक्स ईयर 2024 है, मैं मेंशन करता हूँ, तो ये सारी की सारी मेरी की जो 2024 की आ रही है, ये मेरी सारी आ गई जो मेरा क्या कहते हैं कि मेरा टैक्स कितना कटा हुआ है। ठीक है, तो मैं MIS पे अगेन में जाता हूँ, ये MIS इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर टैक्स ईयर, जो भी टैक्स ईयर लिखूंगा इससे सर्च करूंगा, यहाँ पर फिर मैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट करूंगा। अब मेरे पास वो एक्सेल शीट भी खुल गई जो, सॉरी बच्चों, किधर गई, ये तो मेरा जो जो टैक्स कटा हुआ है वो सारे का सारा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने मतलब एक तरह से जो भी मेरा बनता है वो टैक्स लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो दो हर साल का जितने भी सालों का टैक्स है वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी ठीक है बोले, सर, थैंक यू। ठीक हो गया। चलें, और किसी का कोई सवाल, एनीवन एल्स? सर मेरा क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या इस कोर्स आउटलाइन में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना भी बताएंगे? हाँ बच्चे बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे बच्चे। ओके, और ये भी कि मुझे ये भी पूछना था कि क्या इसमें इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी है? बच्चे सैलरी का देखो, हमारे इनकम के 5 सोर्सेज हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम सैलरी की रिटर्न भी करेंगे, हम बिजनेस की रिटर्न भी करेंगे, और साथ साथ कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को टच जरूर करेंगे, बीच में हम एड अप जरूर करेंगे। तो उसकी परेशानी ना लीजिएगा, ये सारी चीजें आएंगी और वो कंप्रीहेंसिवली आएंगी, आम नहीं आएगी। ये तो अभी छोटा, ये तो छोटी छोटी चीजें बताई हैं अभी आपको, आगे कहानियां आनी है और बहुत बड़ी कहानियां आनी है। तो ये अभी स्टार्ट था, अभी जिसे कहो कि हमने स्टार्ट किया है, आगे बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह, इसकी टेंशन न लें। ठीक है ओके। सर सर आज की अगर क्लास एक में थोड़ी सी यार, हो गई है यार एक है मिनट यार, 1 बाय 1 बोलो यार बच्चे, 1 बाय 1 बोलो। उस्मान राशिद मिर्जा बच्चे बोलो आप। सर, अगर हमने एक प्रॉपर्टी परचेज किया, अगर उसके ऊपर टैक्स पे किया हो, तो FBR जो हमें रिटर्न करवानी पड़ती है, इसमें हम मेंशन करते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी परचेज किया है उसके ऊपर जो टैक्स है वो हमने पे किया हुआ, इसको माइनस या जो भी होता है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जी बच्चे, वो हमारा सैलरी का टॉपिक आएगा ना, तो थोड़ा सा हौसला रखिएगा, सैलरी के टॉपिक में ये डिस्कस जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, और किसी का सवाल है बच्चों? सर आज की क्लास सर जी जुबैर भाई बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा जुबैर भाई गायब हो गया। किसी और का सवालात थे बच्चे? 2-3 बच्चे इकट्ठा बोल रहे थे, तो जो बच्चा बोलना चाहे बोल ले बच्चों। आज की क्लास सर मेरी खुद की क्लास है, मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया। मुझे आज की क्लास किसी को समझ आया या मुझे नहीं आया समझ? किसी को भाई का समझ आया सवाल? कोई मुझे बता दे अगर किसी को समझ आ गया तो। जुबैर बच्चे सर आपकी, आपको मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चे। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे क्लास ज्वाइन किया आज। सर आज की जो क्लास है ये यूट्यूब पे मिल जाएगी मुझे? आज वाली क्लास भी यूट्यूब पे मिल जाएगी इंशाल्लाह बच्चे, मिल जाएगी। सर काइंडली लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी बच्चे, शेयर हो जाएगा, ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। जी शिराजी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, बस मैं सवाल पूछ लिया था। अच्छा पूछ लिया, ठीक है। एनीवन एल्स बच्चों, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलो बच्चों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है शायद ईद के बाद, वो आपको ग्रुप में हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी।